नमस्कार, आप खोल चुके हैं न्यूज डीके में आपके साथ हर्षित सिंह तोमर। 22 सितंबर की रात 1 बजे से लेकर 3:30 बजे के बीच में एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और लोकल पुलिस ने मिलकर 11 राज्यों में करीब 50 से ज्यादा पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के दफ्तरों में छापेमारी करी है। इस छापेमारी का मेन मकसद था टेरर फंडिंग एक्टिविटीज यानी आतंकी गतिविधियों से जुड़ी फंडिंग के बारे में। ये रेड जब 1 से 3:30 बजे के बीच में मारनी शुरू हुई, उस दिन से लेके 25 तारीख के बीच में पीएफआई के करीब 100 से ज्यादा नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। इन गिरफ्तारियों में सबसे ज्यादा गिरफ्तारी हुई है केरल राज्य से 22 नेताओं की। उसके बाद महाराष्ट्र और कर्नाटका से 20-20 पीएफआई के नेताओं की गिरफ्तारी हुई। पूरी रेड और गिरफ्तारी से 2-3 दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक अहम बैठक बुलाई थी, जिसमें मेन मुद्दा ही ये पीएफआई से जुड़े लोगों का था। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पे ये जो रेड और गिरफ्तारी और ये जो पूरी छापेमारी की प्रक्रिया थी, ये प्रक्रिया वैसे मई 2022 से शुरू हो गई थी, जहां पे पीएफआई के 2 एक्सट्रीमिस्ट अब्दुल और अशरफ पे मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलना शुरू हो गया था। ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस था 22 करोड़ का, जिसमें अब्दुल और अशरफ पे चार्जशीट फाइल करते हुए साफ साफ आरोप लगाया गया था कि ये सारा पैसा वो आगे विदेश में भेजते थे, जहां पे कट्टरवादी ऑर्गेनाइजेशंस को कट्टरवादी एक्टिविटीज के लिए फंडिंग दी जाती थी। अब ये बात पता चलती उस दिन से लेके आज तक करीब 200 एनआईए ऑफिसर्स, 4 आईजी और 14 से 16 एसपीज को इस पूरे ऑपरेशन में नियुक्ति दी गई है। इस पूरी रेड की प्रक्रिया में 200 से ज्यादा फोन, 100 से ज्यादा लैपटॉप और जितने भी पीएफआई के नेता गिरफ्तार हुए हैं, उन सबकी गिरफ्तारी के बाद उनके बैंक अकाउंट सीज कर दिए गए हैं। पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 2006 में केरला से, और इसकी स्थापना करी थी इंडियन मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसका अहम मकसद था जितने भी भारत के मुसलमान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तरीके से पिछड़े हुए हैं, उनके पिछड़ेपन को दूर करना। लेकिन इसकी स्थापना के बाद ही बहुत सारे राजनीतिक विशेषज्ञों का यह कहना था कि यह वही रेडिकल एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है जो बाबरी मस्जिद के दंगों के समय ऑपरेट कर रही थी। बहुत सारे लोगों का यह भी कहना था कि ये बाहर के देशों में फंडिंग के लिए घोटाले तक कर सकती है। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त आता गया, अभी आपने लेटेस्ट ही सुना होगा, ईडी ने पीएफआई पे सीधा सीएए एनआरसी में जो दंगे हुए थे उसमें, हाथरस हत्याकांड के बाद जो दंगे हुए थे उसमें, यहाँ तक कि केरल में जो लव जिहाद के बढ़ते केस थे उसमें तक इनको डायरेक्टली लिंक करा था। उसके बाद ईडी का यह भी कहना था कि पीएफआई के ही जितने भी नेता और प्रवक्ता हैं, उन सबका सबसे बड़ा योगदान है धर्म परिवर्तन करके केरल, कर्नाटक से अफगान, सीरिया में नौजवानों को आईएसआईएस में नियुक्त करने का भी। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या वाकई में पीएफआई का ये जो एजेंडा है, ये जो पॉलिटिकल एजेंडा है, सोसाइटल एजेंडा है, ये किसी ना किसी तरीके से वो इस चीज को सेटिस्फाई कर रहा है। रेड पड़ने के बाद ही पीएफआई के जितने भी समर्थक थे, उन सब ने पेट्रोल बॉम्ब और पत्थरबाजी करना शुरू कर दिया था, और ये पत्थरबाजी हुई थी आरएसएस के दफ्तरों और आरएसएस के नेताओं के घरों में। एक तरफ जहां पीएफआई पे एनआईए और ईडी ने शिकंजा कस रखा था, वहीं दूसरी तरफ सीबीआई ने भी एक ऐसा काम किया जिसकी वजह से आखिरकार देश का हर नागरिक खुश हुआ। एक समय था जब सीबीआई भारत के जितने भी विपक्षी नेता थे उनके घरों में रेड मार रहा था, उनके दफ्तरों में रेड मार रहा था, और लोग ये कह रहे थे कि सीबीआई को अब एक पॉलिटिकल एजेंडा के मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। ऑपरेशन मेघ चक्र, ये ऑपरेशन मेघ चक्र 20 से ज्यादा राज्यों में चलाया गया, और उन राज्यों में 200 से ज्यादा सीबीआई ऑफिसर्स की नियुक्ति करी गई, इसलिए कि वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़े जितने भी पेडलर्स हैं उनको गिरफ्तार कर सके। इस पूरे पेडलर्स को गिरफ्तार करने की जो प्रक्रिया थी, ये प्रक्रिया शुरू हुई थी जब उन्हें सिंगापुर के इंटरपोल के इंटेल की मदद से उन्होंने पेडलर्स की गिरफ्तारी करी, और टेक्निकल सर्विलेंस की मदद से रेड में और मदद मिली सीबीआई ऑफिसर्स को। अब बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि एक ऐसा मुद्दा है जिसको कितनी अच्छी तरीके से गिरफ्तारी के साथ रोकने की कोशिश करो, लेकिन बहुत सारे विशेषज्ञों का ये कहना है कि ये एक समाज का ऐसा मुद्दा है जिसको कितना ही रोक लो, रोकना मुश्किल होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि रोकना ही ना शुरू हो, क्योंकि एक तरीके से अगर शिकंजा कसना शुरू में शुरू कर दिया, एक टाइटनेस बनी रहेगी इन सारे घटनाओं से जुड़े पेडलर्स पे। देखने वाली बात ये होगी, क्या सीबीआई ये समाज से जुड़े जो बहुत सेंसिटिव इश्यूज है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, उसको एक हद तक ले जाके सॉल्व करने में मदद करेगा। इस वीडियो को अंत करते हुए मैं बस ये कहूंगा कि इस वीडियो से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि इस वीडियो के शेयर होने से लोगों में जागरूकता बढ़ेगी इस ऐसे मुद्दे से जो आधे से ज्यादा मेन स्ट्रीम चैनल कवर तक नहीं करना चाहते हैं। लाइक जरूर करिए वीडियो को, कमेंट करके अपनी टिप्पणियां जरूर व्यक्त करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस चैनल पे ऐसे मुद्दों को हम अच्छे से कवर करने की पूरी कोशिश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।